हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ईवीएस फंडा। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। यस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। इसके आप देख सकते हैं कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसके प्रिंसिपल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, टाइप्स ऑफ सेंसर्स एंड जीआईएस। इसमें बहुत कुछ इंक्लूड होगा बीच बीच में। ये मैंने सिर्फ एक मेजर टॉपिक के नाम आपको इधर डिस्कस करके रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग इज अ टूल which is used to get information about an object or area from a distance. रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है और ऐसा टूल है जिसको यूज़ किया जाता है किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए या किसी एक एरिया की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए डिस्टेंस से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम वेदर स्टेशन में जो हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट के थ्रू हम पता करते हैं कि कौन से एरिया में साइक्लोन साइक्लोन आ रहे हैं, या वेदर प्रिडिक्शन हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कैसी वेदर बनने वाली है और कैसा मौसम बनने वाला है। वहीं पे अगर हम देखें कि हम अगर जंगल में आग लगती है तो हमें वहाँ से भी हम देखते हैं कि सैटेलाइट के थ्रू या हम ड्रोन्स की मदद से देखते हैं कि जंगल के किस हिस्से में आग लगी हुई है। और वहीं हम देखते हैं कि हम क्रॉप हेल्थ को मॉनिटर करते हैं थ्रू सैटेलाइट या थ्रू एयरक्राफ्ट के थ्रू। हम ऊपर से इमेज क्लिक करके और उसको डिफाइन करते हैं कि क्रॉप की हेल्थ कैसी है या वेजिटेशन कैसा है। दिस इज कॉल्ड द रिमोट सेंसिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज हियर आर प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो ये हमारे प्रिंसिपल है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा स्टार्ट होता है एनर्जी से, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंसर एंड इमेज। अब इसको मैं आपको वन बाय वन करके आपको इजीली डिफाइन कर देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी सोर्स से। तो हमारा एनर्जी सोर्स है यहाँ पे हमारा सन। ये हमारा एनर्जी सोर्स है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाती हैं अर्थ के ऊपर। जो अर्थ कुछ ऑब्जर्व कर देता है, कुछ एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व हो जाती है, कुछ सरफेस पे ऑब्जर्व हो जाती है और बहुत सारी रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंसर की तरफ जा रही हैं, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जब ये रिफ्लेक्ट होकर रेडिएशन सेंसर में जाती है, जो सेंसर इनको ऑब्जर्व करके एक इमेज इंटरप्रेट करता है, जो कि यहाँ पे आप मॉनिटर में देख सकते हैं कि ये इमेज को इंटरप्रेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने इमेज को इंटरप्रेट किया। ये सिंपल से प्रोसेस है, मतलब जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक सोर्स चाहिए लाइट का, जो सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, या तो वो सोर्स सन से होगा या तो खुद सैटेलाइट से होगा, या फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हमारा पेड़ हो सकता है या कोई पानी या कोई और वेजिटेशन, वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक करे और जाके दोबारा ऊपर सैटेलाइट पे सेंसर में जाके कैप्चर हो जाए। ये सैटेलाइट है हमारी जहाँ पे वो कैप्चर होगा, सेंसर के जो रिफ्लेक्ट सेंसर कैप्चर करेंगे और उसके बाद वो इमेज को इंटरप्रेट करेंगे। तो ये हमारे प्रिंसिपल रहे, एनर्जी सोर्स, ऑब्जेक्ट, सेंसर और इमेज प्रोसेसिंग। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर। ये ईएमआर एक एनर्जी होती है जो कि एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिसे एक मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमारी विजिबल लाइट आ रही है, इंफ्रारेड आ रही है, माइक्रोवेव आ रही है। अगर हम इनके रेंज के बारे में बात करें तो विजिबल आती है हमारी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। वहीं पे अगर हम बात करें इंफ्रारेड की, वो आती है 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। और हम माइक्रोवेव की बात करें तो 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर। ये हमारी रेंजेस रहेंगी इनकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव की। अगर हम माइक्रोवेव की बात करें तो ये थ्रू क्लाउड भी पेनिट्रेट हो जाती है। जो हमारे माइक्रोवेव होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं ये क्लाउड है, तो ये इसकी जो रेडिएशन होगी वो इनके थ्रू भी पेनिट्रेट हो जाती है, इसलिए ये रात में भी काम करती है। जैसे हम देखते हैं कि रडार होती है, उसमें माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो यूज होती है। वहीं पे अगर एक बात करें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वेवलेंथ का। तो ये ऐसे ऐसे वेवलेंथ होती है और ऐसे इस तरफ बढ़ते बढ़ते ये लंबी हो जाती है। तो अगर जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी हाई एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा लंबी वेवलेंथ होगी उतनी कम एनर्जी होगी। तो ये अक्सर क्वेश्चन नेट में पूछा जाता है कि कौन सी वेवलेंथ की कितनी एनर्जी है। जैसे पूछ लिया जाता है कि एक्स रे
किस रेंज में लाई करती है और इसकी वेवलेंथ कैसी, उसकी मतलब एनर्जी कैसी होती है। तो हम देखते हैं गामा रेज़ की सबसे हाई एनर्जी होती है। वहीं पे अगर कम देखें तो माइक्रोवेव की होती है, रेडियो एंड ऐसा-ऐसा कुछ आता है इस तरफ। तो ये सभी कम एनर्जी की होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो हमने पिछली वाली स्लाइड में हमने ईएमआर पढ़ा। अब हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन। जब सन से जो रेडिएशन रिलीज होंगी वह सीधी सरफेस पे तो आएंगी नहीं, वो पहले एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करेंगी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से या डिफरेंट डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से। तो वहाँ पे जब वो इंटरेक्ट करती हैं उसमें दो फिनोमिना अक्कर होते हैं। पहला होता है हमारा स्कैटरिंग और दूसरा होता है अब्जॉर्प्शन। तो स्कैटरिंग में हम देखते हैं कि रिले स्कैटरिंग, जिसकी वजह से हमें जो स्काई होता है वो ब्लू दिखता है, जो हमने छोटी क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। वहीं पे हमें माई स्कैटरिंग देखी है, जिसमें हमने देखा है कि इसकी वजह से हमें डस्टी एक एटमॉस्फेयर रियलाइज होता है। वहीं पे नॉन सिलेक्टिव में देखें तो हमें क्लाउड की फॉर्मेशन जैसे दिखती है कि क्लाउडी क्लाउडी दिखता है एटमॉस्फेयर। वहीं अगर ऑब्जॉर्व की बात करें तो जो गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर में वो रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती हैं और उसके साथ रिएक्ट करती है। अगर जैसे हम देखें जो हमारा ओजोन साइकिल के लिए होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नॉक्स होता है। ये फिनोमिना नॉक्स ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ये फॉर्म होता है। बट ये चीज़ें यहाँ पे रिएक्ट करती हैं और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस और डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना को बनाती हैं, जहाँ पे ये हमारी जो रेडिएशन होती है वो ऑब्जर्व हो जाती है। वहीं पे हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि है एटमॉस्फेरिक विंडो का। जो एटमॉस्फेयर विंडो है एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये एटमॉस्फेरिक विंडो ना हो तो ईएमआर का कोई वजूद ही नहीं होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर विंडो जो है ये अलाउ करती है इन रेडिएशन को पास थ्रू करने का विदाउट स्कैटरिंग और विदाउट ऑब्जर्विंग। ये इनको पास करने का, अगर ये ना हो तो अगर सोचिए अगर एटमॉस्फेयर विंडो ना हो, जो एटमॉस्फेयर जो हमारी रेडिएशंस आ रही हैं वो तो स्कैटर हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी या ऑब्जर्व हो जाएंगी। तो फिर ये हमारी जो रेडिएशंस हैं, जैसे हमारी एक्स रेडिएशन पढ़ी या इंफ्रारेड पढ़ी हमने या कोई हमने गामा पढ़ी, तो वो तो फिर ऑब्जर्व हो जाएंगी सारी, फिर वो जाएंगी कहाँ। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट है हमारा एटमॉस्फेयर विंडो, जहाँ पे जो विजिबल रीजन होता है, इंफ्रारेड होता है और माइक्रोवेव होता है, ये इनको ऑब्जर्व नहीं करती है, ना रिफ्लेक्ट करती है, ना इसको स्कैटर करती है, इनको पास थ्रू होने देती है। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की। सो अब आता है एनर्जी इंटरेक्शन विद अर्थ। अब एनर्जी की इंटरेक्शन अर्थ में कैसी होगी, या तो जो रेडिएशन आएगी वो रिफ्लेक्ट होगी, अब्जॉर्ब होगी या ट्रांसमिट होगी, वो दोबारा वहीं पे चली जाएगी। और इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला भी है। आर स्टैंड फॉर द रिफ्लेक्शन, ए स्टैंड फॉर द ऑब्जॉर्प्शन एंड टी स्टैंड फॉर द ट्रांसमिशंस। जो ये फॉर्मूला है इससे हम कैलकुलेट भी करते हैं इन चीज़ों को। तो हम जैसे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेजिटेशन रिफ्लेक्ट मोर इन नियर इंफ्रारेड। जो वेजिटेशन में होता है वो एनआईआर विजन में ज़्यादा रिफ्लेक्टेड शो करती है और उनमें पता लगाता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे सन रेडिएशन आ रही है, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, कुछ ऑब्जर्व हो जाती हैं और कुछ ट्रांसमिट हो जाती हैं दोबारा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के बारे में बात करें तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक फुटप्रिंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट शूज होते हैं तो उनके डिफरेंट डिफरेंट फुटप्रिंट होता है कि हाँ उस शूज का ये है डिफरेंट डिफरेंट है, वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक डिफरेंट फुटप्रिंट होता है। अगर कोई ज़्यादा ब्राइट चीज़ है तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस शो करेगी, अगर जैसे कोई डार्क है तो वो ऑब्जर्व कर लेगी या तो फिर रेडिएट करे, ऑब्जर्व करके जो हीट होगी वो उसको बाद में रेडिएट करेगा वो इन द सराउंडिंग। तो वैसे जहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर वेजिटेशन हाई नियर इंफ्रारेड में रिफ्लेक्ट करता है, वाटर उसका लो रिफ्लेक्टेंस होता है क्योंकि वाटर मैक्सिमम चीज़ें उनको ऑब्जर्व कर देता है या स्कैटर कर देता है। वहीं पे हम देखें यहाँ पे सॉइल का मॉडरेट लेवल का रिफ्लेक्शन होता है, और जैसे जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि वेजिटेशन का सबसे हाई रिफ्लेक्टेशन बताया गया है, सॉइल का सबसे मतलब मीडियम लेवल का बताया गया और वाटर का बिल्कुल लो बताया गया है। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है, अक्सर ये पूछा जाता है नेट में, वो है एल्बिडो का। एल्बिडो एल्बिडो मीन्स इट्स अ कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और किसी चीज़ की ऐसी एबिलिटी जो रिफ्लेक्ट बैक कर दे। कौन कितना रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है चीज़ों को और किस वेव्स को कितना रिफ्लेक्ट कर सकता है। जैसे अगर देखें हम फ्रेश स्नो होती है उसका कितना होता है, फिर हमारा जो ट्री होती है उनके कैनोपीज होते हैं उनका कितना है, फिर हमारे देखते हैं डेजर्ट का डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सब के एल्बिडोज आपको आने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली नेट में पूछे जाते हैं।
नेट जीआरएफ, ये आपके लिए क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क होते हैं कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इनको आप प्लीज पढ़िएगा एल्बिडो। अगर आपको इसके ऊपर पूरी प्रॉपर वीडियो चाहिए विद शॉर्ट ट्रिक, मैं आपको वो भी लेके आऊंगा, आप प्लीज कमेंट करिएगा और बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि हमारा टाइप ऑफ सेंसर्स की। तो हमारे पास दो टाइप के सेंसर हैं, जैसे आप देख सकते हैं, एक पैसिव सेंसर है, उसके बाद हमारा एक एक्टिव सेंसर है। तो हमारा जो पैसिव सेंसर है, एक दूसरे की एनर्जी को यूज कर, जैसे इसके लिए सन एनर्जी या कोई एक अदर सोर्स चाहिए जिसकी वजह से, जिसकी मदद से वो इमेज को प्रोसेस कर सके। जैसे आप देख सकते हैं कि सन की जो रेडिएशन होगी वो अर्थ पे जाएगी, एक किसी स्पेसिफिक एरिया पे जाके गिरेगी, वहीं से वो रिफ्लेक्ट बैक होके सैटेलाइट के सेंसर में जाके ऑब्जर्व होगी और सैटेलाइट जो होगी वो आगे इमेज को प्रोसेस करेगा। वहीं अगर हम एक्टिव सेंसर की देखें तो वो अपनी खुद की एनर्जी को एमिट करता है ऑन द सरफेस, जिस चीज़ का हमें डाटा कलेक्ट करना है, और वहीं से वो उसको सेंसर को ऑब्जर्व करता है और इमेज को आगे को प्रोसेस करता है। तो ये दोनों सिंपल से हैं, एक्टिव और पैसिव। इज दैट क्लियर? तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, विच इज द रेजोल्यूशंस। तो हमने सैटेलाइट, हमने रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ा, उसके सेंसर्स के बारे में पढ़ा। अब रेजोल्यूशंस, रेजोल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमें पता है जैसे कि इमेज की रेजोल्यूशन अगर क्लियर होगी तो हमें उतनी क्लियरिटी के साथ और उतनी डिटेल के साथ हमें कोई पिक्चर एक मिलेगी। और रेजोल्यूशन के हम देख सकते हैं कि चार टाइप होते हैं, एक स्पेटियल होता है, स्पेक्ट्रल होता है, टेम्पोरल होता है, रेडियोमेट्रिक होता है। अगर हम देखें स्पेक्ट्रल की, तो स्पेक्ट्रल स्टैंड फॉर द पिक्सल साइज। अब जितना बड़ा पिक्सल साइज होगा, आप देखें अगर ये जितना बड़ा पिक्सल साइज होगा तो उतनी ज़्यादा डिटेल में फोटो आएगी, उसको जितना जूम करेंगे उसमें उतनी ज़्यादा डिटेल शो होगी कि यहाँ पे ये खेत हैं, ये ऐसे डिवाइड हुए पड़े हैं, यहाँ पे थोड़े से पेड़ पौधे हैं, तो ये सारा शो करता है स्पेटियल में। वहीं पर अगर बात करें हम स्पेक्ट्रल की, तो स्पेक्ट्रल में हमारा शो होता है कि हमारा बैंड होता है, नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं, जैसे कलर बैंड देखते हैं आप, जो है NIR है, नियर इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड है, फिर विजिबल रीजन है हमारा। तो ये सारा इसी में आता है। फिर उसके बाद हमारा टेम्पोरल आता है। तो टेम्पोरल आता है हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ कैप्चरिंग, मतलब हम कितनी बार किसी चीज़ को दिन में ऑब्जर्व कर रहे हैं या कितनी बार उसको मॉनिटर किया जा रहा है थ्रू सैटेलाइट या किसी और ड्रोन की मदद से। वहीं आता है हमारा रेडियोमेट्री। रेडियोमेट्री डिफाइन करता है हमारी लेवल ऑफ पीकनेस ऑफ ब्राइटनेस, कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है या लो, हाई ब्राइटनेस है या लो ब्राइटनेस है। ये सारी चीज़ें हम जो है अपने डे टू डे यूज़ में देखते हैं। जैसे हमारा फ़ोन है, तो हम फ़ोन में देखते हैं कि इतने पिक्सल का, मतलब इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो सेम ये डिफाइन करता है यहाँ स्पेक्ट्रल इमेज। वहीं कलर बैंड की बात करें तो वो हम देखते हैं, वहाँ पे हम कलर बैंड को भी देखते हैं कि कितना वो एक मतलब डार्क कलर्स आते हैं, डार्क मीन्स कि वहाँ पे एक ऑब्जर्विंग कलर आते हैं, बहुत ही वाइब्रेंट कलर और शो होते हैं। अगर वहीं टेम्पोरल की बात करें तो ये तो मतलब ऐसे हो सकता है कि हमने कोई कैमरा फिट किया हुआ है जो कि दिन में 50 बार क्लिक करता है फोटो, तो मतलब उसका टेम्पोरल होता है, फ्रिक्वेंसी होगी 50 टाइम्स। वहीं हमें ब्राइटनेस की बात करें तो हम इमेज में देखते हैं कि हम एडिट करते टाइम इमेज को ज़्यादा ब्राइट करते हैं या उसकी ब्राइटनेस को लो करते हैं, तो वो ये सारा हमने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। वहीं पर अगर हम याद रखें तो हाई स्पेक्ट्रल मीन्स डिटेल इमेज और हाई टेम्पोरल मीन डेली मॉनिटरिंग। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज द व्हाट इज GIS। अब ये बात आती है हमारी GIS के। हमने रिमोट सेंसिंग में देखा कि हम दूर से किसी ऑब्जेक्ट को या किसी एरिया को हम मॉनिटर करते हैं। तो यही अगर बात करें हम GIS की, तो यहाँ पे हम हमारा जो GIS होता है वो एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो कि कैप्चर करता है, स्टोर करता है और एनालाइज करता है एंड डिस्प्ले करता है जो स्पेटियल डाटा हम कैप्चर करते हैं थ्रू द रिमोट सेंसिंग। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, इसमें डाटा कलेक्शन जो हुआ है, उसके बाद वो स्पेटियल एनालिसिस होती है, डाटा मैनेजमेंट होती है और डिसीजन मेकिंग। इट्स अ लास्ट प्रोसेस की डिसीजन मेकिंग की, जो प्रोजेक्ट है या कोई चीज़ है उसको अलॉ किया जाएगा होने के लिए या क्या किया जाएगा, ये डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस लास्ट होती है। Now move further the next slide. Now let's talk about the components of the GIS. तो पहला जो कंपोनेंट है इसका डाटा है। डाटा कलेक्शन इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द GIS। यहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर, जिसमें सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम डाटा को एनालिसिस करते हैं या डाटा को जो रॉ डाटा होता है उसको प्रोसेस करते हैं। वहीं पे स्पेटियल होता है जहाँ पे प्रोग्राम फॉर द एनालिसिस एंड वाइज
जो प्रोग्राम एनालिसिस करता है उसके लिए स्पेटियल डाटा उसको एनालिसिस करते हैं। वहीं पे हार्डवेयर होता है जो फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है किसी कंप्यूटर की जो हमें कंप्यूटर चाहिए या कोई और डाटाबेस या हार्ड ड्राइव चाहिए उस डाटा को प्रोसेस करने की। वहीं के आप आते हैं पीपल्स आर द एक्सपर्ट्स, मतलब जो कि एक्सपर्ट होते हैं जीएस के और अदर चीज़ों के, जो इनमें जो ये आप देख सकते हैं इमेज फॉर्मेशन या डाटा को कलेक्ट करके उसको इंटरप्रेट करने में जो मदद करते हैं वो लोगों की मदद है। तो ये देख सकते हैं आप, ये कंपोनेंट है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रल डाटा। जो स्पेक्ट्रल डाटा होता है उसको उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, वहीं पे हम देख सकते हैं यहाँ पे पहली वाली जो है वो है वेक्टर मॉडल, दूसरा है रास्टर मॉडल। तो हमारा जो वेक्टर मॉडल होता है ना वहाँ पे चीज़ें रिप्रेजेंट होती है ज्योमेट्रिकली। हम अब ज्योमेट्री का हमें पता है, हमें पॉइंट होता है, लाइन होती है या कोई भी एक शेप होती है, जैसे ये ट्राइंगल हो गया या डिफरेंट डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर्स हो गया। हम अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट से वेल, ट्री, स्कूल, लाइन से हमें डिनोट करते हैं जैसे रोड, रिवर, पाइपलाइंस, पॉलीगन से फॉरेस्ट, लेक या डिस्क्रीट्स। ये अच्छे होते हैं क्योंकि ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, बाउंड्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शार्प बाउंड्रीज होती हैं, स्मॉल स्टोरेज होती है इनकी और बेस्ट बेस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि इनमें बाउंड्रीज जैसे डिफाइन होती है कि ये इतना एरिया है, ये इस चीज़ का, यहाँ पे ये फॉरेस्ट लैंड है और यहाँ पे ये कोई इतना सा एरिया है, ये लेक है। तो ये वेल डिफाइंड है। वहीं पे हम बात करें रेस्टर की, तो रेस्टर में एक सैटेलाइट इमेज होती है जो हम ऐसे देखते हैं फ़ोन पे खोल के गूगल मैप में, अगर सैटेलाइट मोड ऑन करें वहाँ पे अगर 3D में देखें तो हमें एलिवेशन मॉडल भी बताता है कि कितनी हाइट पे ये की चीज़ है, इस या किसी चीज़ की कितनी डेप्थ पे है या किस एलिवेशन पे है। वहीं यहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ पे हम गूगल मैप पे देखते हैं तो वो टेम्परेचर भी शो करता है। कहीं कुछ जगह को बहुत ही रेड रेड ऐसे करता है, कोई येलो जैसी होती है, कुछ ग्रीनिश होती है। वहीं रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का बताता है कि कहीं पे कितनी बारिश हुई, ये भी हमें बताता है। ये बेस्ट फॉर द कंटिन्यूस एनवायरमेंटल फिनोमिना। तो एनवायरमेंट फिनोमिना जैसे हम डिस्कस किया, टेम्परेचर, रेनफॉल और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनको होती है। और ये पिक्सल ग्रिड में काम करता है। हमारे जो ग्रिड होते हैं ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, ऐसे इस टाइप से आते हैं। तो ये एक सेल है, एक दो, जैसा हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखते हैं वो वैसे सेल होते हैं छोटे छोटे, और जिनमें ग्रिड बने होते हैं जो डिटेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी लास्ट स्टोरेज, क्योंकि हर एक सेल में डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल यूज होते हैं और डिटेल्स कैप्चर करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिटेल्स एक ग्रिड में यूज होती है। और बेस्ट फॉर एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग के लिए, हम एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके फिनोमिना को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट विद द फंक्शनिंग ऑफ जीएस। तो इसकी जीआईएस की जो फंक्शनिंग है बहुत इजी जैसी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इज इनपुट, सेकंड इज मैनेज, एनालाइज, आउटपुट एंड डिसीजन। तो हम पहले देखते हैं, तो डाटा इनपुट होता है, इनपुट होने के बाद स्टोरेज में जाता है, यहाँ पे स्टोर होता है, फिर उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद स्पेटियल एनालिसिस होती है और एनालिसिस के बाद आउटपुट होती है जहाँ पे हमारी इमेज प्रोसेस होती है और हमें वो इमेज मिलती है, जो कि एक सिंपल सी लाइनर्स में या सिंपल वेल डिफाइंड एक इमेज होती है जो हमें डिफाइन करती है एक चीज़ का और एरिया के लोकेशन के बारे में या उसकी मतलब क्या फिनोमिना वहाँ पे हो रहा है उसके बारे में इंडिकेट करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जीएस एनालिसिस ऑपरेशन। अब जीएस के एनालिसिस ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है हमारा ओवरलेयरिंग होती है, जो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेयर है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी, ओवरलेयरिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे लेयर ऑफ एटमोसफेयर होती है, लेयर ऑफ अर्थ होती है, वैसी एक लेयरिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रॉ मैप है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल मैप है जहाँ पे हमारी कोई और चीज़ें दिखाई गई है और यहाँ पे वाटर को एनालाइज किया गया है वैसे ही। अब दूसरे पे आता है हमारा बफर जोन। हमारा जो एरिया होता है उसके चारों तरफ हम एक बफर जोन बना देते हैं कि यहाँ से हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे और ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। वहीं पे आता है हमारा नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क, हमें पॉइंट ए से हमें पॉइंट बी की तरफ जाना है, तो हम कौन सा रूट लेंगे और कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, वो एनालिसिस में, इसके नेटवर्क एनालिसिस में काम करता है। वहीं पे हमारा आता है स्पेटियल क्वेरी। स्पेटियल क्वेरी में हमारा जो होता है, हम डाटा को एनालाइज करते हैं, जैसे अब ये देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट रंग से शो किया गया है, यहाँ पे येलो कलर से शो किया गया है, कहीं पे ब्राउनिश शो किया गया है। तो ये इंडिकेट करता है उस जगह के चीज़ों के कि यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं हो रही है। इन चीज़ों को ये शो करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, विच इज़ आर माइंड मैप। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे पूरी तरह से आप हर इमेज को अपने हर पूरा जो जितना हमने पढ़ा अभी तक
उसको शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन किया गया है। ये आपका रेडी एग्जाम से जस्ट मिनट पहले भी अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा जीआईएस और रिमोट सेंसिंग एकदम से याद आ जाएगा, एकदम स्ट्राइक कर जाएगा और आप एग्जाम को फोड़ के आएंगे। अगर हम इसको एक शुरुआत करें यहाँ से, तो एनर्जी सोर्सेज से हम शुरुआत करें जो कि है सन। फिर उसके बाद हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते हैं जो कि है विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। फिर बात आती है हमारे पास एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन विच इज स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशंस। फिर उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। कंपोनेंट्स में आते हैं एनर्जी सोर्स, एटमॉस्फेयर, ऑब्जेक्ट्स, सेंसर, प्लेटफॉर्म, डाटा एंड इमेज, जो लास्ट हमारे प्रोसेस होते हैं डाटा और इमेज को फॉर्म करना। फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ सेंसर विच इज पैसिव एंड एक्टिव। उसके बाद रेजोल्यूशन की बात है स्पेक्ट्रियल, स्पेक्ट्रल, टेम्पोरल, रेडियोमेट्रिक। अब वहीं बात करते हैं हम हार्ड इसके जीएसएस जीआईएस की, विच इज कंपोनेंट ऑफ जीआईएस विच इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, पीपल मीन द मास्टर ऑफ दैट थिंग, जो कि एक प्रोफेशनल होते हैं वो। फिर मेथड्स। अब बात आती है डाटा टाइप्स की, विच इज स्पेटियल डाटा एंड द एट्रीब्यूट डाटा। अब बात आती है जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो वेक्टर होती है और रेस्टर होती है। वेक्टर में हम देखते हैं, हमने पता है कि हमें पॉइंट, लाइंस और पॉलीगन्स यूज होते हैं जो कि वेल डिफाइन और शार्प होते हैं। वहीं पे हम अगर बात करें रेस्टर की तो वहाँ पे हमारे पिक्सल ग्रिड यूज होते हैं। और उसके बाद आता है हमारा जीएस ऑपरेशन विच इज ओवरले, बफर, नेटवर्क एंड स्पेटियल क्वेरी। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की, जीएस एंड रिमोट सेंसिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा कलेक्शन, जो डाटा कलेक्शन की प्रोसेस होती है वो होती है रिमोट सेंसिंग की। उसके बाद डाटा एनालिसिस होता है वो जीएस में, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर का यूज होता है डाटा को एनालाइज करने और इंटरप्रेट करने। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन के बाद आता है हमारा डिसीजन मेकिंग। अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे हम देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में, अर्बन प्लानिंग में, फॉरेस्ट मॉनिटरिंग में, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में ये यूज होता है। अब आते हैं, सो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जैसा कि आपने देखा कि हमने रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ा, हमने जीआईएस के बारे में पढ़ा और इन चीज़ों को आपको अच्छे से डिफाइन करवाया। वहीं पे हमने एक माइंड मैप भी देखा जो कि आपके लिए एक लास्ट मिनट के लिए एग्जाम से पहले भी अगर आप उसको पढ़ें तो आपको एकदम से चीज़ें स्ट्राइक करेंगी और आपको एनालाइज हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर आप एमएससी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट या कोई और कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे ईवीएस के एक टॉपिक मतलब आपको एक चैप्टर आता है, सिलेबस आता है, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ हिट द बेल आइकन। आपको यहाँ पे एनवायरमेंट साइंस से रिलेटेड सारी वीडियो मिलेंगी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेज की प्रोसेसिंग कैसे होती है, आफ्टर दैट ये जीएस में जो कैसे प्रोसेसिंग होती है, क्या क्या प्रोसेस रहती है, उस चीज़ को मैं आपको पूरी तरह वेल डिफाइन करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।